बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। करिंकी ने मुझे देखते हुए मुक्का तान लिया और मेरी तरफ बढ़ा। गधे के बच्चे, तुम हमेशा देर से आते हो, वो गुर्राया। माफ़ करना यार, बस ज़रा लेट हो गई थी। मैंने बहाना बनाया और कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ आकर हिटलर खाने की मेज़ पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कारिंकी मेरे बराबर ही बैठ गया। हम खिलाफ मामूल चुपचाप खाना खाते रहे। मैंने कारिंकी को कई बार छेड़ने की कोशिश की, चुटकुले सुनाए, मगर वो संजीदगी से गर्दन झुकाए बैठा रहा। खाने के बाद हम गोल कमरों में आन बैठे। उसने सिगार का तवील कश लेकर नथनों से धुआं खारिज किया। छत पर लगा हुआ वो कीमती झाड़ देखने लगा जो गुज़िश्ता साल फ्रांस की एक नुमाइश से खरीद कर लाया था। ऐसा मालूम होता है कारिंकी हमें अपनी ज़िंदगी का कोई हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने के मूड में है। जोसेफ ने कहा। मैं उसकी पुरानी आदत से वाकिफ़ हूँ। क्यों कारिंकी, ठीक है ना? कारिंकी ने अपनी मजबूत गर्दन इस बात में हिलाई और हम तन कोश हो गए। वो हमारे दोस्तों के हलके में निहायत ही निडर और तजर्बाकार सियाह समझा जाता था। दुनिया के दुश्वार गुजार हिस्सों और अनजाने इलाकों में घूमना उसका ख़ास मशगला था। उसके बयान करदा वाक़यात इतने पुरस्रार और लर्ज़ा खेज़ होते कि सुनने वालों पर हैबत तारी हो जाती। कभी कभी तो हमें लगता कि वो झूठ बोल रहा है। बहरहाल आज वो फिर एक एक लफ्ज़ पर मबनी एक सच्ची कहानी हमें सुना रहा था। 2 माह पहले मैं पेरिस में घूम रहा था। मुझे अपने एक पुराने करम फरमा मिस्टर टास्क का ख़त मिला। मिस्टर टास्क निहायत ही मालदार और मेरी तरह सैर व सियाहत के शौकीन थे। मेरी उनका दोस्ती का सबसे बड़ा मुश्तरका ज़ौक़ यही था। इन्होंने मुझे आइलैंड आने की दावत देते हुए लिखा कि मैंने ऑस्ट्रिया का कदीम किला ख़रीद लिया है। ये एक अजीब और पुरस्रार इमारत है, सदियों पुरानी। सैकड़ों कमरे, गैलरियाँ, बरामदे, गुलाम गर्दिशें और कमरों में सजे हुए पुराने ज़माने के हथियार और फर्नीचर, ये सब कुछ मैंने ख़रीद लिया है। मेरा ख़्याल है कि इसे अजायब घर बना दूँ। अगर तुम चंद दिन के लिए यहाँ आ सको तो बड़ा लुत्फ़ रहेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये किला गालवे के मकाम पर शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर दूर वाक़ है। मेरी मुहिम पसंद फितरत इस किले में पहुँचने के लिए बेकरार हो गई। रास्ते की बेपनाह सोबतें बर्दाश्त करता हुआ बिलाखिर में किले तक पहुँच गया। ये किला नहायत हैबतनाक था। दर दीवार स्याह पड़ चुके थे, कहीं कहीं प्लस्तर उखड़ा हुआ था और बदनुमा ईंटें झांक रही थीं। चारों तरफ वसी और अरीज़ जंगल फैला हुआ था। मुझे मेरे दोस्त ने खुशामदीद कहा। कहने लगा कि यहाँ पर आना तुम्हारी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा बन जाएगा। ये किला 600 साल पुराना है। अगरचे इसका बड़ा हिस्सा खंडरों और वीरानों में तब्दील हो चुका है, लेकिन यह भी काबिले रिहाइश है। मेरे यहाँ आने के हफ्ते बाद का जिक्र है कि मशरक़ी हिस्से में वाक़े एक कमरे से अजीब तरह की आवाज़ बुलंद हुई। हर तरफ फैले हुए तारीक सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज़ मेरे कानों में आई। ऐसा लगता था कि कोई मधुर सुरों में बाजा बजा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बुलंद होने लगी। 2-2.5 घंटे तक ये आवाज़ गूंजती रही, फिर यकलख्त बंद हो गई। मैंने मुलाजिम से पूछा कि ये क्या है। कहने लगा, इस इलाके के बाशिंदे कहते हैं कि इस किले में आज तक कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर रहने नहीं पाया। जिसने यहाँ रहने की कोशिश की वो पागल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। चनाचा अगले ही रोज़ आधी रात को फिर कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपनी बंदूक लेकर कमरे की तरफ रवाना हुआ। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था, इसीलिए हाथ में सर्च लाइट लेकर गया था। लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि कानों के पर्दे फटने लगे। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल आया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन के बाद से यहाँ कभी सीटियाँ बजती हैं, कभी बाजे तो कभी चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि किसी शख्स को शदीद अज़ियत दी जा रही हो। मुझे लगता है कि ये किसी की शरारत है। किसी ने कोई माइक्रोफोन दीवार या फर्श में फ़िट कर रखा है, लेकिन मुझे इन आवाज़ों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो चुप हो गया तो मैंने आहिस्ता से कहा, सुनो, वही आवाज़ें आ रही हैं। तभी हमने गौर किया। हवा के दोष पर तैरती मध्यम सी आवाज़ें मेरे कानों में आईं।
बाहर कुछ फासले पर शायद कुछ शख्स बाजा बजा रहा था। जिस कमरे में हम बैठे थे उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मैंने उठकर खिड़कियां खोल दीं। तभी बाहर फैली तारीकी और भयानक माहौल में एक अजीब सी आवाज़ उभरी। मेरा तो दिल धक धक करने लगा। ये आवाज़ किसी मशीन की नहीं थी, न ही किसी की शरारत लगती थी, बल्कि अजीब भयानक आवाज़ थी जो चारों तरफ छाई हुई थी। तुम इसे शरारत समझते हो टास्क? यहाँ किसी से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं? मैंने कहा तो वो सोच में पड़ गया। बात यह है कि मैं जब यहाँ आया था तो मेरी मुलाकात मिस डोनी से हुई थी। वो 25 साल की है। मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हसीनो जमील औरतें देखी हैं, मगर उसका हुस्न बेमिसाल है। इंतहाई खुश मिजाज, तालीम याफ्ता, हाजिर जवाब और मुखातिब की नफ्सियात समझकर गुफ्तगू करना जानती है। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। कई नौजवान उस पर डोरे डालने की कोशिशें कर रहे थे, मगर मेरे आने से उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया। उसने मुझसे शादी का वादा किया तो मेरे रकीबों के कलेजे पर सांप लूटने लगा। क्या अजीब, इन बदमाशों ने मुझे यहाँ से भगाने के लिए भूत प्रेत का चक्कर लगाया हो। खैर, ऐसा मुमकिन है, मैंने भी माना, लेकिन डरावनी आवाज़ों से आपकी शादी का क्या ताल्लुक? जाहिर है आप इन आवाज़ों से डरकर मिस डोनी को तो नहीं छोड़ेंगे। टास्क बिखर गया। हरगिज़ नहीं, मैं इन बदमाशों की चालबाजियाँ कारगर नहीं होने दूंगा। आपको ये किला ख़रीदने का मशवरा किसने दिया? मैंने पूछा तो बोला कि मैंने तो ये मिस डोनी को ये तासुर देने के लिए कि मैं एक खासा मालदार आदमी हूँ ये किला ख़रीदा। इसके अलावा मैंने सोचा था कि शादी के बाद ये किला अपनी बीवी को तोहफे में पेश करूँगा, क्योंकि ये उसके आबा व अजदाद ने बनवाया था। मेरे इस तोहफे से वो बहुत खुश होगी। एक रोज़ शाम के वक्त जबकि मैं मिस डोनी के घर मुश्तरका दोस्तों बल्कि रकीबों के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था, मैंने किला ख़रीदने की ख्वाहिश की तो मिस डोनी से कहा कि शादी के बाद हम इस किले में हनीमून मनाएंगे। ये सुनकर मिस डोनी का रंग फक हो गया। उसने लरजती आवाज़ में कहा, क्या आपने नहीं सुना कि इसके कमरे से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आती हैं? मैंने कहा, मुझे इन आवाज़ों की परवाह नहीं है। इनमें से मेरे रकीब हंस पड़े और बोले, मिस्टर टास्क, हमारा मशवरा है कि आप इस मनहूस इमारत को ना ख़रीदें। गुज़िश्ता 20 साल से ये इमारत कई मरतबा फ़रोख्त हुई और इसे ख़रीदने वाले या तो पागल हो गए या मौत के घाट उतर गए। पूरे आइलैंड में ये किला भूतों और बदरूहों का मस्कन मशहूर है। मैं समझ गया कि ये मुझे मिस डोनी के सामने डरपोक साबित करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैंने बड़े बड़े भूतों को नीचा दिखाया है। मैं ये किला ख़रीदूँगा, देखूँगा कि क्या होता है। तभी मुझे एक ने चैलेंज किया कि आप इसमें बमुश्किल 2 महीने ही रह सकेंगे। मैंने कहा, ठीक है, शर्त समझ लो। मिस डोनी ने मुझे बताया कि मैंने शर्त लगाकर हिमायत की है, क्योंकि किला वाकई आसिफ ज़दा है, खुसूसन इसका एक मशरकी कमरा तो बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने डोनी से जब इन आवाज़ों के बारे में दरियाफ्त किया तो कहने लगी, मैंने ये आवाज़ें नहीं सुनी, ना इस किले से बाहर रहने वाले किसी शख्स ने सुनी हैं। इन्हें सिर्फ किले के अंदर जाने वाला ही सुन सकता है। टास्क की ज़ुबानी ये वाक़या सुनकर मैं खासा फ़िक्रमंद हुआ। मैंने किले के मशरकी हिस्से का तफसीली मुआयना किया। यहाँ दीवारों और फर्श को ठोक कर बजा कर देखा, दरवाजे और खिड़कियाँ देखी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई नादीदा हस्ती ज़रूर मौजूद है। एक अजीब बेचैनी और अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी होने लगा। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। कमरे में आकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। रात के 10 बजे जब हम लोग खाने से फारिग होकर इसी मौजू पर बातें कर रहे थे कि टास्क के भाई ने हमें खामोश हो जाने का इशारा किया। कहने लगा, सुनो, आज वो आवाज़ वक्त से पहले ही शुरू हो गई है। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। टास्क के मुताबिक ये आवाज़ें 12 बजे के करीब सुनाई देती थीं, लेकिन आज 10 बजे ही शुरू हो गई थीं। मुझे लगा जैसे कोई शख्स एक दर्द अंगेज़ गीत गा रहा हो। उसके गीत के बोल समझ में न आते। हम बेहिस्सो हरकत खड़े सुनते रहे। फिर ये गीत भयानक चीखों में तब्दील हो गए। ये चीखें कैसे शख्स के दम से निकलती थीं जो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा हो। यकदम टास्क खड़ा हुआ और बोला, मोमबत्तियाँ रोशन करो और मेरे साथ आओ। अब यह मजाक मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हमने मोमबत्तियाँ जलाईं और दबे पांव मशरकी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद हम आसेबज़दा कमरे के बाहर मौजूद थे। तभी यहाँ चीखें मध्यम हो गईं, उनकी जगह सिसकियों ने ले ली। टास्क अंदर बढ़ने लगा। अब हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हमें कमरे में दाखिल हुए भी चंद ही मिनट हुए थे
कि एक लर्ज़ा खेज चीख सुनाई दी। तभी टास्क चिल्लाया और हमें भागने का कहा। हम मोमबत्तियां फेंककर कमरे से गीदड़ों की तरह निकल भागे। राहदारी के परले सिरे पर जाकर दम लिया। कमरा खून मुंजमद करने वाली चीखों से गूंज रहा था। ये चीखें पूरे कले को अपनी लपेट में ले चुकी थीं। मुझे टास्क की बुज़दिली पर बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमें कमरे में देखकर रुकना चाहिए था कि आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मैंने कहा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं इस भूत से निमट लेता हूँ। टास्क ने मुझे रोकना चाहा, मगर मैंने अपना हाथ छुड़ा दिया। मैंने जाकर देखा तो वहाँ मोमबत्तियाँ जूं की त्यों पड़ी हुई थीं। टास्क, टॉम और अमरीकी बावर्ची वहीं खड़े थे। मैंने पुकार कर उनसे कहा कि वो बेखौफ व ख़तर चले आएं। ये भूत आवाज़ें निकालकर डराने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुझे हैरत हुई कि मेरे इस तरह कहने पर कमरे में गूंजती हुई आवाज़ मद्धम हो गई। मैं अंदर दाखिल हुआ, झुककर मोमबत्ती उठाई और कमरे का जायज़ा लिया। अगरचे आवाज़ें कान में आ रही थीं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि किस सम से आ रही थीं। मैं जिधर जाता लगता कि आवाज़ वहीं से आ रही है। मतलब ये था कि आवाज़ें मुझे दीवारों से आ रही हैं। मैंने सोचा। मेरे दिल में बैठी दहशत अब रुखसत हो गई थी। मुझे पक्का यकीन था कि दीवार में कोई माइक्रोफोन फिट है। मैं वहीं इत्मीनान से कमरे की दीवारें टटोलने लगा। इतने में टास्क, टॉम और बावर्ची कमरे में आ गए। तीनों ने अपने हाथों में बंदूकें थाम रखी थीं, जैसे शिकार खेलने वाले हों। तभी कमरा भयानक और दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। मोमबत्तियां यकलख बुझ गईं और आवाज़ें तेज़ होने लगीं। मुझे लगा कि कमरे की छत अभी गिर जाएगी। मैंने अंधेरे में नारा लगाया, टास्क, बाहर निकल जाओ। लेकिन कमरे की बुलंद चीखों में मेरी आवाज़ गुम हो गई। मैंने अंधेरे में टास्क को टटोलकर धक्का दिया और ख़ुद भी बाहर निकल आया। खुदा के वास्ते यहाँ से हट जाओ, मैं एक बार फिर चिल्लाया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अगर हम कमरे से ना निकले तो मर जाएंगे। हमारे बाहर निकलते ही कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन पीछे से कहकहों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे हमें यहाँ से निकालकर हमारा दुश्मन खुश हो रहा हो। हम लोग दोबारा अपने कमरों में आ गए और अगले मंसूबे के बारे में सोचने लगे कि अब इस भूत से कैसे निपटा जाए। उस दिन शाम को टास्क की तबीयत बहुत ख़राब थी। हम सब भी बुखार में जैसे तप रहे थे। हमें देखने एक डॉक्टर आया था। ये टास्क का जानने वाला था। डॉक्टर ने टास्क को खूब सुना दी। कहने लगा, तुम इस मनहूस इमारत में कर क्या रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारे सर पर कौन सा भूत सवार था जो तुमने ये मनहूस इमारत खरीद ली। मैंने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा, जो एक पढ़ा लिखा और माकूल शख्स मालूम होता था। डॉक्टर साहिब, आपने इस इमारत को मनहूस कहा, क्या ये आसेबज़दा है? तुम्हें अब तक पता नहीं चला मेरे बेटे? डॉक्टर ने हैरत से पूछा। फिर कुछ रुकते रुकते बोला, मेरी उम्र 70 साल है बेटे। मैंने होश संभाला है जब से। अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ कि ये कला हर किसी की जान ले लेता है। तुमने इसके मशरकी हिस्से के एक कमरे से उठती हुई आवाज़ें नहीं सुनी, जैसे कोई आग में जल रहा हो, उसके हलक से चीखें निकल रही हूँ? तुमने साज़ों की आवाज़ें भी शायद सुनी हूँ। सदियों से उसकी रूह इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। किसकी रूह? मैंने बेसब्री से दरियाफ्त किया। एक शहजादे की, जो आज से कई सौ साल पहले इस कले में रहने वाली एक शहजादी से मोहब्बत करता था, लेकिन उससे शादी नहीं कर सका, क्योंकि कले को बनवाने वाला बादशाह शहजादे के बाप का जानी दुश्मन था और कई बार एक दूसरे के मुल्क पर ये लोग हमला कर चुके थे। शहजादा मोहब्बत के हाथों बेस बदल कर कले में आता शहजादी से मिलकर चला जाता, लेकिन एक दिन उसे पहरेदारों ने देख लिया और पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने इसे मशरकी हिस्से में कैद कर दिया। पहले लोहे की सलाखें आग में सुर्ख करके उसका जिस्म दागा गया, फिर उसकी आंखें निकाली गईं और एक रात उसे आतिशदान के ऊपर लटकाकर आग में जला दिया गया। इस दर्दनाक कहानी का पहलू ये है कि शहजादी ने अपने बाप के सामने झूठ बोलते हुए नौजवान शहजादे को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इसे ज़बरदस्ती कले से भगा कर ले जाना चाहता है। मैंने सुना है कि शहजादा जब भी आग में जल रहा था, उसने कहा था कि वो इस ख़ानदान से ज़रूर इंतकाम लेगा और उस वक्त तक उसकी रूह को चैन नसीब न होगा जब तक इस ख़ानदान का एक भी फ़र्द इस ज़मीन पर जिंदा है। तभी न जाने क्यों मैंने मिस टोनी का जिक्र कर दिया कि वो भी गैर मामूली हद तक खूबसूरत हैं और हमारा दोस्त भी उस शहजादे की तरह लड़की से मोहब्बत करता है। उसके गैर मामूली हुस्न के चर्चे हैं। टास्क ने यह भी बताया था कि वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तभी डॉक्टर चिल्लाने लगा, क्या ये वही लड़की है
جو روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک سے ملتی ہے؟ جی ہاں، وہی ہوگی۔ خدا کی پناہ، بوڑھا ڈاکٹر چلایا۔ دیر نہ کرو، فوراً اپنے دوست کے کمرے میں چلو، ڈاکٹر صاحب چلانے لگے، کیونکہ اس وقت ہم ٹاسک کو اندر والے کمرے میں چھوڑ کر باہر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لان میں گپ شپ کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے شاید ٹاسک کو نیند آ گئی تھی، وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے ساتھ باہر والے لان میں آ بیٹھے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس وقت ٹاسک سے ملنے مس ٹونی آیا کرتی ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے بھی وہ آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ ٹاسک کے کمرے کی طرف جاتے، ہمیں ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ ہم سب گھبرا کر قلعے کی طرف دوڑے، اسی کمرے کی طرف جہاں سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر ہم نے اسی آتش دان کے پاس مس ٹونی کی لٹکی ہوئی لاش دیکھی، جو بہت ہی دہشت ناک لگ رہی تھی۔ اس کو اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جیسا سلوک شاید کبھی اس شہزادے کے ساتھ کیا گیا تھا، مگر اس سے زیادہ یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ مس ٹونی کو پھندے پر لٹکانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود ٹاسک ہی تھا۔ آج تک میں سوچتا ہوں کہ کیا شہزادے کا روپ دھار کر ٹاسک نے مس ٹونی سے بدلہ لیا، یا پھر یہ بھی اس قلعے کے آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔